इसमें बायो क्लासेज स्टार्ट किए थे। बायो में लगभग 4 से 5 चैप्टर हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। लगभग रेस्पिरेटरी सिस्टम लास्ट जो था, रेस्पिरेटरी सिस्टम का MCQ हम लोगों ने किया था। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और उसी वीडियो को स्पेशली ये अब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसका मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितना है और क्वालिफिकेशन क्या है, फ़ी कितने लगेंगे और किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो आप जाके चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। और उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर ग्रुप डी को आप डेडिकेटली रखे हुए हैं टारगेट में, तो आप चैनल पे विजिट करके और वीडियो को देख के और वीडियो से देख के चैनल पे विजिट करके आप अपने क्लास को देख सकते हैं, तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और साइंस 25 में लगभग 23 से 24 नंबर आप ला सकते हैं। टारगेट हम लोग का 25 में 25 होना चाहिए, जो सिर्फ मेरे क्लास से जो मैंने क्लास करा दिया उससे आप अगर यदि कर लेते हैं तो उससे आप अपने क्लास को क्लियर कर सकते हैं। लगभग बायो आधा हो चुका है, आधा बाकी है। इसके बाद से जस्ट मैं केमिस्ट्री का क्लासेज लेके आऊँगा, वो थोड़ा वन शॉर्ट वीडियो होगा इसके बाद से। और मैं वन शॉट ही वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक वीडियो में आपका क्लासेस ख़त्म होता है, एक टॉपिक आपका ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपका उसी का MCQ PYQ के आधार पे मैं कराता हूँ। और जैसे ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास में आएगा तो कुछ मैराथन क्लासेस, तीनों सब्जेक्ट का मैराथन क्लासेज आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे विजिट जरूर कर लें। और ये केवल ग्रुप डी के लिए नहीं, ये LP RPF टेक्नीशियन NTPC सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्लासेस। तो आइए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है ब्लड। ब्लड से ही आपको पता चल जाता है कि ब्लड का मतलब क्या, यानी खून, रक्त, खून और रक्त जिसको बोलते हैं, यही इस चैप्टर का मतलब है। तो हम इस चैप्टर में ब्लड, टाइप ऑफ ब्लड और इसके बाद से ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू किया जाता है क्लास। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि ह्यूमन ब्लड होता क्या है, मानव रक्त होता क्या है। तो ये एक तरह का क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है, जो किस रूप में रहता है, वो द्रव्य के रूप में आपको देखने को मिलता है, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो मानव रक्त के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मैं छोटा चीज़ें बताया आपको, आप यहाँ से देख लीजिए कि रक्त क्या है, एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड रूप में पाया जाता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसका जो निर्माण होता है कि बनता कहाँ है, तो ये अस्थि मज्जा में, बोन मैरो जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें बनता है। और भ्रूणावस्था में स्प्लीन में इसका निर्माण होता है। कहाँ पे निर्माण होता है, स्प्लीन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पलीहा कहते हैं। पलीहा में इसका निर्माण होता है। और एक व्यक्ति में अगर देखा जाए, निर्माण समझ गए कि कहाँ पे होता है, तो पलीहा में, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, पलीहा में होता है। और एक व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर के करीब, लगभग 5 से 6 लीटर के करीब, 540 ml के करीब में रक्त पाया जाता है। कितने, 5 से 6 लीटर। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकते हैं क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। तो 5 से 6 लीटर के करीब में आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद से इसका निर्माण जो होता है वो 2 घटक से मिलकर बना होता है। यानी रक्त जो होता है, इसके जो घटक होते हैं 2 घटक से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग लगभग प्लाज्मा और वेसल्स, ब्लड वेसल्स, प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स हम इसको कहते हैं, रुधिर कणिका कहते हैं। ब्लड वेसल्स, रुधिर कणिका और प्लाज्मा से ये मिलके बना होता है रक्त। और इसका pH अगर देखें आखिर ये होता कैसा है, तो इसका pH अगर देखते हैं तो इसका pH जो है, इसका pH जो होगा वो इसका pH जो होता है वो 7.3
4 के करीब में होता है। आपको हल्का सा क्षारीय होता है, नमकीन। ब्लड को अगर आप देखिएगा तो ये नमकीन होगा। और रक्त जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड के रूप में रहता है, तो उसका लिक्विड फॉर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग प्लाज्मा। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। और रक्त का अध्ययन जो होता है इसमें प्लाज्मा में रक्त जो हो गया आपका, तो रक्त में प्लाज्मा जो होता है उसका परसेंटेज कितना होता है? प्लाज्मा का परसेंटेज जो होता है वो लगभग 55% आपको देखने को मिलता है। और बाकी जो सेट ब्लड वेसल्स जो होती है 45% वो आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। पूरा ये प्लाज्मा, पूरा रक्त जो बनता है उसमें लगभग 96 से 99% के करीब में आपको जल ही देखने को मिलता है। और यही जल क्या करता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में चेंज हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इतना बात ये आप समझ लिए होंगे। तो यहाँ रक्त की बातें हो रही थी, तो ये 45% होता है। और रक्त का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। और जहाँ पे रक्त का निर्माण होता है उसको हीमोपाइसिस कहा जाता है। यानी रक्त का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? हीमोटोलॉजी कहते हैं। और इसमें जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग हीमोपोइसिस कहते हैं। हीमोपोइसिस इसको कहा जाता है। जब आरबीसी की ऊंचाई पर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। और लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य यानी क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य अगर आप देखते हैं तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य होता है कि ऑक्सीजन को लेके और पूरे शरीर में क्या करना? उसको ट्रांसफ़र करना, उसको परिवहन करना आरबीसी काम करती है। लाल रक्त कणिका जो होती है इसका मुख्य काम है कि ऑक्सीजन को लेके और पूरे बॉडी में उसको ऑक्सीजन को परिवहन करता है। अगर आपको पता है कि मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यानी बीपी जो होता है, मैंने पढ़ाया था इसके पिछले चैप्टर में, 120/80 mg के करीब में होता है, एम के करीब में। और उच्च रक्तदाब जब होता है, रक्त का मान जैसे ही बढ़ता है, उच्च रक्तदाब जब होता है तो हृदय क्या होती है? संकुचित होने लगती है, जिसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं। और जब भी वो निम्न दाब की वजह से जब फैलने लगती है तो उसको डायस्टोल कहते हैं। जब संकुचित होगी यानी सिकुड़ेगी तो उसको सिस्टोल बोला जाता है। और जब वो फैलेगी तो उसको डायस्टोल बोला जाता है। हृदय पे ये होता है। और रक्त, वही आरबीसी क्या करता है? हृदय के पास में रक्त को पहुंचाता है, फिर पूरे बॉडी में वो जाता हुआ। तो जब संकुचित होगा तो उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। और जब फैलेगा तो उसको डायस्टोल बोलते हैं। और इसका जो अनुपात होता है 120/80 mg के करीब में होता है। समझ गए? अब आइए देखते हैं कि इसकी अगर अधिकता हो जाती है तो कौन रोग होने की संभावना होती है। तो आरबीसी की अगर अधिकता होती है सामान्य से ज़्यादा तो वो पॉलीसाइथीमिया होने लगता है उस रोग को। अगर कम हुआ तो उसको एनीमिया रोग बोलते हैं। यानी रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। डब्ल्यूबीसी अगर अधिक होगी तो उसको लीकोमिया बीमारी हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो लीकोपिनिया बीमारी हो जाता है। तो ये याद रखेंगे। कभी कभी बीमारी, कभी कभी डिजीज आपको वो पूछ देता है, तो डिजीज याद रखेंगे। कभी कभी डिजीज आपको पूछ देता है। तो कौन कौन बीमारी होगा? आरबीसी की अधिकता अगर होती है, आरबीसी की अधिकता होती है तो उसको पॉलीसाइथीमिया बोला जाएगा। कमी होती है तो एनीमिया बोला जाएगा। और डब्ल्यूबीसी की अधिकतम मात्रा होती है तो उसको ल्यूकीमिया बोला जाएगा। और कम मात्रा होती है तो उसको ल्यूकोपीमिया बोला जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स क्या है। तो ब्लड प्लेटलेट्स में देखेंगे कि ये थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ब्लड को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी स्प्लीन में, बोन मैरो में होता है, जो संरचना में प्लेट के आकार का रहता है। इस तरीके से प्लेट जो रहता है
इसमें स्प्लीन रहता है, इसी में इसका क्या होता है, निर्माण होता है, प्लेट के आकार का रहता है। और ये इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ केंद्रक कोई भी चीज़ इसमें नहीं पाया जाता है, जो रुधिर को क्या करती है, थक्का बनाने में मदद करती है। और इसमें थक्का बनाने में विटामिन की जो होता है काम में आता है। और इसका जीवन काल लगभग 5 से 9 दिन के करीब में होता है। कितना, तो 5 से 9 दिन, 5 से 9 दिन के करीब में होता है। और ये मनुष्य के शरीर में लगभग 3 लाख से 5 लाख प्रति घन मीटर होते हैं, यानी 3 लाख मिनिमम और 5 लाख मैक्सिमम होना चाहिए, इसी के प्रति घन मिलीलीटर में होते हैं। और जब यही कम हो जाते हैं, तो यही प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं तो टाइफाइड बीमारी हो जाती है। ठीक है, डेंगू वगैरह जगह जो भी है, ये प्लेटलेट्स को खो देते हैं और वो बीमारी हो जाती है। तो मैंने बता दिया, आइए आगे बताता हूँ मैं उसको आगे कि 5 से 9 दिन का होता है और स्तनधारी में पाई जाती है। रक्त में फाइब्रिन की मदद से इसकी संख्या मनुष्य के शरीर के लगभग 3 से 5 लाख की हो जाती है, घन मिलीलीटर हो जाती है। मतलब अगर देखा जाए तो कितनी, मनुष्य के शरीर में लगभग 3 से 5 लाख पाई जाती हैं। 5 से 9 दिन तक इनका जीवन काल होता है। डेंगू जैसे विषाणु जनित बीमारी में शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि डेंगू के विषाणु प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। डेंगू बीमारी जैसे मैंने बताया, टाइफाइड और डेंगू में आप देखिएगा कि ये प्लेटलेट्स को ही क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को ही ये खा जाते हैं, विषाणु जो होते हैं वो प्लेटलेट्स को ही खा जाते हैं। और डेंगू बुखार बहुत तेज़ी से इसमें पकड़ लेता है, काफ़ी एक्टिव होते हैं। चिकित्सा के अनुसार ब्लड बैंक में रक्त को लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी किसी का ब्लड नहीं होता है तो आप ब्लड बैंक होता है हर जगह पे, जैसे फेमस टीचर खान सर भी ब्लड बैंक रखा हुआ है, जो गरीबों की मदद करते हैं। तो उसी तरीके से ब्लड जो होता है, ब्लड बैंक में लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको 1 महीने तक ताप पर रखा जा सकता है। और इस रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम ऑक्जेलेट रसायन मिलाए जाते हैं। क्या क्या मिलाए जाते हैं, सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट रसायन मिलाए जाते हैं। यह रसायन रक्त को जमने वाले तत्व कैल्शियम को प्रभावहीन कर देता है, क्योंकि कैल्शियम उसमें जो होगा ना उसको वो हटा देता है, तो प्रभावहीन कर देता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। सबसे पहला काम इसका जो होता है कि काम कौन सा एंजाइम करता है, लाइसोजाइम करता है। बैक्टीरिया को मारने का कौन काम करता है, तो लाइसोजाइम करता है, इसमें जो बैक्टीरिया रहेगा। इसके अलावा कृत्रिम रासायनिक रूप में क्या होते हैं, तो फ्लोरोकार्बन इसमें पाया जाता है। और रक्त में कौन सी प्रमुख धातु पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन, लोहा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद से फिर इसमें आरबीसी जो है, जिसको पलिहा तिली बोलते हैं, इसे रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये पलिहा जो होता है उसी को रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये आरबीसी को मार देता है। इसके अलावा रक्त का शुद्धिकरण होता कहाँ है, तो वो आपको लंग्स में देखने को मिलेगा, फेफड़ा में होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो हृदय आघात भी हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कोरोनरी बोलते हैं, क्योंकि जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो हृदय पे चोट लगता है और वो कोरोनरी उसको बोला जाता है। मनुष्य में हृदय की स्पंदन की दर प्रति औसत कितनी बार होती है, तो आपको पता है कि 72 बार होती है। किसी सिरा में अपवाद स्वरूप शुद्ध रक्त का परिसरण का होता है, तो पल्मोनरी में होता है। तो ये इससे इम्पोर्टेंट था। अब इसमें देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन्होंने मैंने बताया है, लिखा है कौन कौन कंपोजिशन होते हैं। तो सेल जो पाए जाएंगे वो 45% और प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, 90% जल वाटर, प्रोटीन 100 से 8% रहता है, बाकी फाइबर, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह रहता है। हम लोग सेल को बांटते हैं तो ये 3 तरीके से होते हैं। एक तो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेट। एक को हम लोग लाल इरुधिर बोलते हैं, सफ़ेद इरुधिर बोलते हैं, और पट्टिकाणु प्लेटलेट्स यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स, 3 चीज़ें होती हैं। और सबका इन्होंने लिख दिया है कि किस में क्या चीज़ें
पाई जाती हैं, आप डायग्राम से देख सकते हैं। इसमें आगे जाएंगे तो न्यूक्लियस सेल जो होता है वो दो तरीके से बढ़ जाता है, ग्रेनुलोसाइट में और एग्नोलूसाइट में ये चेंज हो जाता है। तो ये पूरा रक्त आपको दिख रहा है और इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट हो जाता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मिलता है एग्रेनल ग्लूकोज में। ग्रेनल जो है इसमें आपको मोस्ट है न्यूट्रोफिल्स, इसोफिल्स, बेसोफिल्स, 3 चीज़ें ये मिलती हैं। जब ब्लड जांच होता है तो सारी चीज़ें ये रिपोर्ट में आपको CBC इसके लिए जांच कराना पड़ता है, सारी रिपोर्ट आपको पता चल जाती है। वेसल्स का वाल है, ब्लड का ये वाल है, ब्लड वेसल्स। फिगर से आप देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल की रचना कैसी होती है, तो ऐसे होती है। रेड ब्लड सेल कैसे होता है, तो प्लेट की तरह ये जितने दिखाई दे रहा है वो सब रेड ब्लड सेल है। और इसके पास में ये जो रचना दिखाई दे रहा है ये प्लेटलेट्स है। क्वेश्चन आता है कि रेड ब्लड सेल जो होता है क्यों रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पाया जाता है तो वो मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो हमारे बॉडी के लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। तो फिगर में आप देख लिए। अब आइए बारी बारी से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या है। RBC क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसका जीवन काल कहाँ बनता है, कितने दिन तक रहता है। RBC को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी अंग्रेजी में आपको क्वेश्चन दे सकता है कि एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, तो इसी को बोलेंगे। तो अस्थि मज्जा वाले भाग होते हैं और प्लीहा में होता है। RBC की संरचना क्या होती है, अंडाकार होती है। कैसी पाई जाएगी, अंडाकार होगी। और कुल कणिकाओं का 99% होता है। ये केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के केंद्रक में आयरन धातु पाई जाती है, जिसके कारण रक्त जो होता है वो आपको लाल दिखाई देता है, लाल आपको दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन क्या करेगी, O2 को और CO2 को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगी। इसकी रक्त की कमी जो होता है उसको आपको मैंने बताया, उसको एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाता है। तो और मनुष्य में लगभग अगर हम देखें तो मनुष्य में लगभग जो है वो 4.5 से 5.5 लाख लीटर की होगा। और इसका RBC का जीवन काल जो होगा, कभी कभी पूछ देता है, वो 120 दिन आपको देखने को मिलता है, 4 मंथ तक। और जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है, कई कुछ होते हैं, जैसे ऊँट हो गया। ऊँट, तो ऊँट में क्या होता है, बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा हिरण हो गया, आकार में छोटा होता है लेकिन इसमें पाया जाता है। मानव एवरेस्ट पर छोड़ देते तो RBC की संख्या और आकार दोनों बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि RBC का आकार जो होता है सबसे छोटा होता है। ये मैं जब MCQ कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा कि RBC जो होता है वो सबसे छोटा होता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन के लिए अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो RBC की संख्या और आकार दोनों बढ़ जाएगा। अगर ले जाके अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो RBC और उसकी आकार, RBC का आकार दोनों क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब आते हैं WBC के बारे में जानते हैं। WBC के बारे में जानते हैं, इसके पहले RBC के बारे में जाने तो RBC अभी आप लोगों ने RBC जाना। RBC रेड ब्लड सेल कहाँ पाया जाता है, तो और इस सबसे पहले इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 दिन तक जीवित रहता है। पाया कहाँ जाता है, तो वो स्प्लीन में इसका निर्माण होता है, इसलिए कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है। और इसमें केंद्रक, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन ये होता है। लगभग प्लेटलेट्स इसमें कितने होते हैं, 4.5 लाख से 5.5 लाख तक होते हैं। और इसमें ऊँट ही एक ऐसा अपवाद में है, अपवाद में याद रखिएगा, इसमें RBC नहीं पाया जाता है।
लेकिन आप अपवाद में याद रखिएगा कि अपवाद में ऊँट जो होता है, ऊँट जो होता है वैसा रहे जिसमें आरबीसी का आकार जो होगा वो सबसे बड़ा होता है, और हिरन जो होती है, हिरन डियर में, वो सबसे छोटा आकार आरबीसी छोटा आकार में पाया जाता है। तो आई होप आरबीसी आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म जो होगा वाइट ब्लड सेल होता है, श्वेत रक्त पट्टिकाणु या श्वेत रक्त पट्टिकाणु होता है। तो ये होता है। आइए जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी है क्या, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रतिरक्षा क्या करती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो प्रतिरक्षा करती है। इसको ट्रैफिक पुलिस, डब्ल्यूबीसी को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण शरीर में श्वेत अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में ही होता है, और इसका जीवन काल लगभग 8 से लेके 10 दिन, 10 से 20 दिन भी आप कह सकते हैं, इतना के करीब में होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 5000 से 9000 प्रति घन मीटर होता है। कितना होना चाहिए, लगभग 5000 से 9000 प्रति घन। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रुधिर में 6 रेशियो, रुधिर में रेशियो अगर पूछ दिया जाए तो लगभग 6:1, 6:1 के करीब में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात होता है। डब्ल्यूबीसी आकार में अमीबा के आकार की होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है अमीबा ऐसे अमीबा के आकार की ये होती है, और कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता है, अलग अलग चेंज होता है। इसका मुख्य काम क्या है, जीवाणुओं से शरीर की सुरक्षा करना, इसलिए इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस के भी नाम से, ट्रैफिक पुलिस के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो आई होप आपको समझ में ये आ रहा होगा। और इसमें अनियंत्रित रूप से जब बढ़ जाएगा तो इसको ल्यूकेमिया बोलेंगे, इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है तो उसको ल्यूकेमिया बोला जाता है, इसको रक्त कैंसर भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी मोनोसाइट है और डब्ल्यूबीसी के आकार में सबसे छोटी है, संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल और डब्ल्यूबीसी क्या होती है, पाई जाती है। तो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में था। अब आइए हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा बोलते किसको हैं, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में लगभग 92% जल, 92% जल, 8% कार्बनिक प्लस अकार्बनिक या घुलित पदार्थ कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा शरीर को क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, उष्मा का समान वितरण हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में करता है। तो प्लाज्मा आप समझ गए। अब इसमें थोड़ा सा भाग समझेंगे कि रुधिर कणिकाएं, वही ब्लड वेसल से ग्रेनुलस जिसको बोलते हैं, रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रुधिर में 40 से 45% का भाग बनाते हैं, जो कार्य एवं संरचना का आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिनका हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। कणिकाएं जो होती है, कणिकाएं ये 3 तरह की होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 चीज़ें होती हैं इसके अकॉर्डिंग। अब आइए फिर आगे देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है। इसके अलावे आप आगे देखिएगा कि जब कोई पदार्थ मानव रक्त प्रणाली में प्रवेश करता है तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है। कोई विदेशी पदार्थ है मानव रक्त में अगर प्रवेश कर रहा है तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं क्या करेगी, प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है। लाइसिकल के पौधों पर रक्त पर लगाए गए द्रव को रक्तचाप हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रक्त वाहिका जो ग्रंथियों और रक्त की आपूर्ति करती है उसे इलायिक धमनी भी कहा जाता है।
और फेफड़े से हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिका को हम लोग फुफ्फुसीय शिरा भी कहते हैं। कहाँ से? फेफड़े से रक्त जो होगा, फेफड़े से हृदय तक जो रक्त जाएगा उसको हम लोग फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। हृदय शरीर के एक अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता, और ये अगर आराम किया तो आप दुनिया से आराम करने लगेंगे। लसीका समझौता विरोध करने में मदद करता है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट विरोधी संवाददाता लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स होता है, एंटीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो विरोध में ये रहता है। लसीका समझौते का विरोध करने में क्या करती है? मदद करती है। और हार्ट ही जो है कभी भी हमारे आराम नहीं कर पाता, कभी भी वो आराम नहीं करता है। अपवाद में अगर देखेंगे तो किसी धमनी में अपवाद स्वरूप अशुद्ध का परिसरण होता है तो वह है पल्मोनरी। ठीक है, धमनी और शिरा में उत्कृष्ट नीले से रक्तचाप में सबसे अधिक किस्में होती है, वो किस्में होती है तो वो नीले में होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? वो रक्त में ऑक्सीजन को लेके जाता है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल बैकी द्वारा शुरू किया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट ट्रांसपेरेंट किया जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम हृदय का प्रयोग हम लोग करते हैं, माइकल बैको द्वारा शुरू किया गया था सबसे पहले। और इसके अलावा इसमें रक्त में जब दिल की धड़कन जब कार्य करना शुरू करता है तो उसको हम लोग पेसमेकर या ऐसे नोड कहते हैं। मानव में हृदय में बाएं नीले के संकोचन पर रक्त महाधमनी की ओर प्रवाहित होता है, यानी मानव का हृदय जो है, ब्लड जो है, वो बाएं नीले से लेफ्ट नीले से संकोचन होकर फिर महाधमनी के पास में क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था, और लगभग 30 मिनट में मैंने इस पूरे क्लास को, अब अगले चैप्टर में ब्लड ग्रुप देखेंगे जो कार्ल लॉरेंस्टीन ने दिया था। तो ब्लड ग्रुप को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एमसीक्यू मैं लेके आऊँगा इस वीडियो में। इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लड क्या है, और फिर हम लोग ने ब्लड का प्रकार पढ़े, फिर ब्लड होता कैसे वो पढ़े, WBC RBC सारा चीज़, किसका जीवन काल कितना होता है और कितने दिन तक ये जीवित रहते हैं, क्या काम है, क्या वर्क है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़े। और एक घंटे का क्लास में आधा घंटा में करने का प्रयास किया हूँ कम समय में। और आप वीडियो को देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले में MCQ, इसी चैप्टर का MCQ करेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।